गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक है रेजिडुअल एंट्रोपी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नेट के अंदर अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, पर ये हमारे सिलेबस के अंदर है तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा डी ना तो इसके ऊपर क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट के अंदर, ना मैं आपको कोई करवाऊंगा क्योंकि हमारे पास भी इसके कोई क्वेश्चन नहीं है। तो केवल मैं बता दूंगा नॉर्मल चीज़ जो हम पहली एंट्रोपी से भी निकाल सकते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है। रेजिडुअल एंट्रोपी से एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार ये पूछा गया था डब्ल्यू क्या होता है, ठीक है, और एक बार ये 1 मोल के लिए पूछा गया था कि आप रेजिडुअल एंट्रोपी की एस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली एप्लीकेबल बताया सॉलिड्स के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल बताया? सॉलिड्स के लिए। ये लिक्विड और गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये उस कंडीशन में होगा जब हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारा कांस्टेंट है, मतलब वेरी नहीं कर रहा, मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर किसी सॉलिड के ऊपर, ठीक है, सॉलिड के ऊपर हमने कोई पर्टिकुलर प्रेशर लगाया, उसके अंदर एंट्रोपी के अंदर क्या चेंज है, ठीक है, वो थर्ड लॉ ने दिया। थर्ड लॉ ने अपना कोई पूरा कैलकुलेशन दिया, उसके बाद एक ये कैलकुलेटिव पार्ट दिया कि एंट्रोपी इंटीग्रेट S0 से ST CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर DT बाई टी T नोट बाई टी। हमें यहाँ नहीं जाना ये आया कैसे, ठीक है, आपको ये देखना है कि मतलब इसके अंदर इसने बताया गया है। इसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा आपसे ये पूछ लेगा कि सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो S0 से S0, S0 का मतलब है कि भाई एंट्रोपी वहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट पे एंट्रोपी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी मिनिमम हो सकती है, ठीक है। एंट्रोपी क्या है, यहाँ पे कुछ इंक्रीज होकर आई होगी। हम ये नहीं बोलते S0 का मतलब एंट्रोपी जीरो होगी, एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, मतलब किसी मिनिमम पॉइंट से चली होगी, ठीक है। तो ये क्या है, T नोट मतलब किसी इनिशियल टेम्परेचर से किसी टेम्परेचर तक गया होगा, CP DT बाई DT। ये किसने दिया? थर्ड लॉ ने दिया। आप देखो इसको अगर हम सोल्व करें आगे तो इसकी फाइनल वैल्यू पुट कर दो ds की ST, इनिशियल वैल्यू पुट कर दो S नोट इज इक्वल टू CP DT बाई टी T नोट से T। यहाँ तक ठीक है। आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। ये आगे चल के सोल्व किया है मैंने, आगे चल के सोल्व किया है LNT पर। देख लो अभी ST क्या हुआ, S नोट उस साइड चला जाएगा, S नोट प्लस CP DT बाई टी T नोट से वैल्यू कहाँ गई, T तक गई, ठीक है। इसने क्या बताया, एंट्रोपी इंक्रीज होगी इंक्रीज होने से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, मतलब द एंट्रोपी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसने क्या बताया, ये तो हमें पता है कि भाई किसी भी सब्सटेंस को हम टेम्परेचर देंगे तो मतलब पार्टिकल के अंदर क्या आएगा, रैंडमनेस आएगा। रैंडमनेस आएगा तो मतलब क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एट 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी बिकम मिनिमम, इसने माना गया है ये, ठीक है। ये तो है नहीं क्योंकि इससे और कम टेम्परेचर करेंगे तो एंट्रोपी को और कम कर देंगे, ठीक है। पर इन्होंने मान लिया कि भाई किसी मिनिमम पॉइंट से मान के चलते हैं, ठीक है। इसने जो अपना लो दिया वो किसी मिनिमम टेम्परेचर को मान के चला है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर इसने 0 केल्विन मान लिया, ठीक है। तो एक ये हो सकता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने मिनिमम टेम्परेचर अपना कहाँ से मान के चला है, 0 केल्विन टेम्परेचर से, ठीक है। वहाँ पे उसकी एंट्रोपी क्या है, मिनिमम है। और एट 0 केल्विन टेम्परेचर द सब्सटेंस बिहेव लाइक ए परफेक्ट सब्सटेंस, मतलब क्या बताया इसने, मिनिमम टेम्परेचर अपना 0 मान लिया। मिनिमम टेम्परेचर 0 मान लिया तो मतलब क्या है, एंट्रोपी भी क्या है उसकी सबसे मिनिमम है। एंट्रोपी मिनिमम मतलब किसी भी क्रिस्टल है कोई भी मेरा, ठीक है, क्रिस्टल है, उसके अंदर रैंडमनेस कैसे आता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पार्टिकल अपनी जगह छोड़ जाते हैं, ठीक है। या आयंस क्या होते हैं जो क्रिस्टल की स्पेस के अंदर आ जाते हैं या क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो मतलब एक ऐसा क्रिस्टल हमारे पास जिसके अंदर से कोई भी आयंस या एटम्स ना तो क्रिस्टल के अंदर आ रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं, मतलब एक परफेक्टली अरेंज्ड है ना। तो इसने क्या मान लिया कि 0 केल्विन पे मेरा सब्सटेंस क्या है, परफेक्टली सब्सटेंस है, ठीक है, परफेक्टली क्रिस्टल बोल सकते हो आप इसको। तो आगे इसको सोल्व किया है, ST 0 पे मान लिया, S नोट 0 पे क्या मान लिया, मिनिमम मतलब 0 मान लिया, CP T नोट से T DT बाई टी। यहाँ तक सिंपल कैलकुलेशन है। ST क्या किया, अब क्या काम किया, CP DT बाई टी CP DT बाई टी को इन्होंने दो पार्ट के अंदर सोल्व कर लिया कि T नोट से T मिनिमम पे गया, T मिनिमम से T गया। ये क्यों किया, क्योंकि ये रूल जो है ना, CP DT बाई टी T नोट से T, ये जो इसने लो दिया, ये 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के लिए उन्होंने बार अलग अलग क्रिस्टल के ऊपर करके देखा, ये लो अप्लाई किया थर्ड ला, ठीक है। जो उसने अपना ला दिया वो अलग अलग क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई करा, पर वो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ये लो एप्लीकेबल नहीं था,
ठीक है। उससे आगे तो जैसे ये लो चल रहा था वैसे टेम्परेचर के साथ वेरी हो रहा था, टेम्परेचर उसके साथ वेरी हो रहा था और उसके साथ उसकी एंट्रोपी वेरी हो रही थी। आगे तो 15 डिग्री सेल्सियस से तो जैसे टेम्परेचर इस लो के अकॉर्डिंग चल रहा था वैसे वो एंट्रोपी चल रही थी, पर 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग ये एंट्रोपी नहीं चल रही थी इसके अकॉर्डिंग, लो के अकॉर्डिंग। तो क्या काम किया, इसको सोल्व करने के लिए इन्होंने बता दिया कि भाई मेरा टी नोट से टी नहीं जा रहा सीधा, टी नोट से किसी टी मिनिमम तक जा रहा है, टी मिनिमम से फिर टी जा रहा है। तो मतलब जो टी मिनिमम से टी तक तो ठीक है, मतलब ये लो एप्लीकेबल है, पर कोई ना कोई टी टेम्परेचर है जहाँ तक ये लो एप्लीकेबल नहीं है। तो उसको सोल्व करने के लिए डीबे के रूल आया, डीबे लो आया, उसने बता दिया चलो भाई आपका ये एंट्रोपी वेरी कर रहा है 0 से 15 डिग्री सेल्सियस, तो उसको सोल्व मैं कर देता हूँ। उसके लिए 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ही केवल ये रूल वैल्यू है, कौन सा, डीबे लो, जो सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसने बताया टी क्यूब, सीपी कोई भी कोफिशिएंट, डीबे कोफिशिएंट ए टी क्यूब, ठीक है, ए टी क्यूब, उसने ये लो दिया। तो अब यहाँ से सी पी डी टी बाई टी को इसने यहाँ लिख दिया ए टी क्यूब डी टी बाई, क्योंकि टी नोट से टी मिनिमम तो डी पे चलेगा, मतलब 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तो क्या चलेगा, डी पे चलेगा, और 15 से 100 तक क्या चलेगा, जो थर्ड लो चलेगा, ठीक है। तो टी मिनिमम से टी सी पी डी टी बाई टी ये आ गया। तो अब इसको सोल्व करो, टी से एक टी कट जाएगा तो टी स्क्वेयर आ जाएगा, ए टी स्क्वेयर डी टी हो गया, प्लस टी मिनिमम से टी सी पी डी टी बाई टी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोल्व करो एस टी, ये क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ए टी क्यूब बाई 3 टी 0 से टी मिनिमम, ठीक है, प्लस सी पी एल एन टी, ये एल एन टी हो जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन टी मिनिमम से टी आ गया। आप एस टी को सोल्व करोगे 1/3 बाहर आ जाएगा ए टी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, चाहिए टी 0 की, मतलब 0 की वैल्यू पुट करो, ठीक है, 0 की वैल्यू पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। पहले क्या करेगा, फाइनल वॉल्यूम कौन सी है, टी मिनिमम है जी, फाइनल वॉल्यूम ए टी मिनिमम अपॉन क्यूब, ये क्यूब 1/3 तो बाहर ही निकाल लिया। अब 0 वैल्यू पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस में सी पी, एक बार लिख लो एल एन टी, और एक प्लस में एल एन, सॉरी माइनस में एल एन टी माइनस एल एन टी मिनिमम, तो मिनिमम माइनस क्या है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। आप इसे इंटीग्रेटर कहने का मतलब ये है, पर सोल्व करके देख लेना ना, ये तो मेरे को बता देना ये क्या है। सोल्व करने के बाद ये इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा। टी 0 को इसने क्या ले लिया, 0 केल्विन ले लिया, क्योंकि इसने बताया कि भाई मेरा जो मिनिमम टेम्परेचर है मैंने क्या माना है 0 डिग्री पे, मैंने मेरी एंट्रोपी क्या मानी है, मिनिमम मानी है। अगर टेम्परेचर को और कम कर देंगे, आइस की तरफ ले जाएंगे, तो सीधी सी बात है मेरी एंट्रोपी और डिग्रीज हो जाएगी। पर थर्ड लॉ ने जैसे अपनी एंट्रोपी मिनिमम मानी है वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम चल रहे हैं आगे। रेजिडुअल एंट्रोपी, रेजिडुअल एंट्रोपी क्या है, द एंट्रोपी प्रोसेस बाय ए क्रिस्टल एट 0 केल्विन टेम्परेचर। मतलब इसने रेजिडुअल एंट्रोपी ये है कि जो कोई भी सब्सटेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे, 0 डिग्री नहीं 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस जितनी एंट्रोपी रखता है वो उसकी रेजिडुअल एंट्रोपी है, वो सी क्या है, रेजिडुअल एंट्रोपी। उसको फॉलो कैसे किया, एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। क्वेश्चन ना इसके ऊपर आया है कोई, ना इसके ऊपर आया है, डायरेक्टली ये डब्ल्यू की वैल्यू पूछ लेते हैं। एक बार पूछा गया है गेट के अंदर डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है, सॉरी 1 मोल के लिए एंट्रोपी की वैल्यू, रेजिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू। तो एस फॉर्मूला है के एल एन डब्ल्यू, ठीक है। एस क्या है, डब्ल्यू अगर वन कर देंगे, डब्ल्यू अगर 1 कर देंगे तो के एल एन 1 हो जाएगा, तो एस भी क्या हो गया मेरा 0, एस 0 हो गया। तो मतलब ये क्या है, मेरा परफेक्ट क्रिस्टल है, ये मेरा क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल है, मतलब कोई रैंडमनेस नहीं है। एंट्रोपी 0 मतलब कोई रैंडमनेस नहीं, मतलब ना तो क्या है आयंस क्रिस्टल के अंदर आ रहा है ना क्रिस्टल से बाहर जा रहा है। तो ऐसा है तो वो क्या हो गया, मेरा परफेक्ट क्रिस्टल हो गया, ठीक है। अगर डब्ल्यू 1 नहीं है तो एस भी क्या नहीं है, मेरा 0 नहीं है। तो ये डब्ल्यू है क्या एक्चुअल में, डब्ल्यू है क्या एक्चुअल में, डब्ल्यू है जी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है किसी भी मोलिक्यूल की। अरेंजमेंट कैसे वेरी कर रही है, अगर मैं बात करूँ CO की, मतलब CO की मैं बात करता हूँ, CO, ठीक है। के क्या है मेरा यहाँ पे, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और डब्ल्यू क्या है मेरा अरेंजमेंट, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका चेंज होने का मॉलिक्यूल्स का, मतलब नंबर ऑफ ओरिएंटेशन माइक्रोस्टेट या नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की। जैसे CO है, CO उसको हम क्या लिख सकते हैं, OC भी लिख सकते हैं। तो मतलब CO की अरेंजमेंट क्या हो गई, 2 अरेंजमेंट हो गई ना। अगर मैं एक मॉलिक्यूल CO का ले तो उसकी अरेंजमेंट कितनी हो गई जी, 2 हो गई। अगर 2 मॉलिक्यूल यूज हुएगा तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 हो जाएगी ना, वो तो 1 की 2 होती है, तो 2 कितनी हो जाएगी 4, तो 2 की पावर 2। 3 मॉलिक्यूल्स कितनी अरेंजमेंट रखता है, 2 की पावर 3। Na मॉलिक्यूल कितने रखेंगे, Na मतलब 1, Na क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, तो वो कितनी रखेगी 2 की पावर Na, ठीक है। S क्या होता है, मैंने S इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। फॉर 1 मोल ऑफ CO की बात करूंगा तो S इक्वल टू के एल एन, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रो 2 की वैल्यू 2 की पावर Na,
डब्ल्यू मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट, एन ए मोलिक्यूल की कितनी अरेंजमेंट हो जाएगी 2 की पावर एन ए, मैं CO की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी हो जाएगी 2 की पावर एन ए। एस क्या हो जाएगा के, एन ए को बाहर ले आया LN2, ठीक है, ये के एन ए किसके बराबर कर दिया आर के बराबर, गैस कांस्टेंट के बराबर, गैस स्टेट के अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप गैस नेट के हो तो मतलब गैस स्टेट आपका टॉपिक नहीं है, तो आप ये रखो के एन ए किसके बराबर होता है आर के बराबर, गैस कांस्टेंट के बराबर, LN2, ठीक है। LN को अगर सोल्व करेंगे तो 2.303 R log 2, ठीक है, 2.303 8 पॉइंट R लो, सॉरी LN ही आएगा अभी तक नहीं, 2.303, हाँ सही है, 2.303 R की वैल्यू क्या होगी 8.314, log 2 की क्या होगी 0.30, ये कितनी आ जाएगी 5.76 जूल पर केल्विन पर मोल। एंट्रोपी किसके लिए 1 मोल ऑफ CO के लिए, ठीक है, आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो S इज इक्वल टू R ln W, ये क्या है, ये किसके लिए है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, S इज इक्वल टू K ln W, ठीक है। R मतलब R क्या है R ln W, ये W क्या अरेंजमेंट ही तो है, 2 मतलब अरेंजमेंट ही, तो R मतलब आ गया, तो ये 1 मोल की बात कर रहे हैं। कहीं भी आपको फॉर्मूला दिखाई दे जाए S इज इक्वल टू R ln W, ये भाई इतने मोल्स के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, के 2 की पावर एन ए करो, एन ए को बाहर लेकर फिर आर, आपको पता है ये एन ए 1 मोल के लिए निकालेंगे तो किसी की पावर एन ए आएगी, वो यहाँ आएगा, वो आर हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 1 मोल के लिए एस इजिकल टू आर एल एन डब्ल्यू, एस इजिकल टू अगर 1 मोलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं के एल एन डब्ल्यू। ये आपकी क्या है रेजिडुअल एंट्रोपी। देखो जी, इसमें से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 0 ही है, ठीक है। इसमें से क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन पूछ सकते हैं कि भाई थर्ड लॉ ने कितने केल्विन पे अपना क्या माना है एंट्रोपी मिनिमम माने 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये कितने टेम्परेचर पे डी बेलो रूल फॉलो करता है 0 से 15 डिग्री सेल्सियस पे, आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा तो कोई आएगा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा। रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है कि ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी एंट्रोपी है जो 0 केल्विन पे प्रोसेस करते हैं सब्सटेंस, तो उसकी कौन सी एंट्रोपी होगी रेजिडुअल एंट्रोपी। ये जो फंक्शन है ये कभी बस एक बार आया है गेट के अंदर क्वेश्चन 1 मोल ऑफ CO के लिए, बाकी इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में था तो इसलिए करवा दिया। इसके बाद जो आएगा हमारा किर्चॉफ लॉ आएगा, ठीक है, वो है मेन जिसे क्या है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, इनमें से कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे को क्या करें ना मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।